स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब, हारिस अजीम साहब, मुन्ना भाई, समाजवादी पार्टी के शहर सदर जनाब फैसल भाई, इस एरिया में तो समाजवादी का काम बहुत ताकत से आप कर रहे हैं, मोहतरम इमरान भाई, हमारी पार्टी के जिम्मेदारों में प्रोफेसर सुनील साहब, अजीम भाई, मकबूल भाई, हाजी अख्तर साहब, आरिफ नसीम साहब, मुबीन भाई, फिरोज मूसा खान साहब, सत्तार खान साहब, नीचे हमारे दोस्त कागज भाई खड़े हैं। मैं आप तमाम को भी जानता हूं, मगर सबके नाम लेना मुमकिन नहीं। बुजुर्गों, नौजवानों, मासूम बच्चों, मेरी माँ बहनें जो पसे पर्दा बैठकर मेरी गुफ्तगू सुन रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान गिरामी, ये एक इंतखाबी जलसा है। हम आपके सामने इस मशरक़ी हल्के असेंबली से वोट मांगने के लिए जमा हुए हैं। मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, क्यों तो वो गुदात बहुत लंबी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जिस पार्टी में मैं 10 साल था, मैंने असदुद्दीन अवैसी के कांधे से कांधा लगाकर इम्तियाज जलील के साथ काम करके पार्टी को आगे बढ़ाया था। उस पार्टी ने मेरा क्या हाल किया। 10 साल की खिदमत को एक झटके में उड़ा दिया। मैं अब तक समझ रहा था कि इम्तियाज जलील की कारस्तानी है। आपने एक बात सुनी होंगी, आमतौर पर गुफ्तगू में कि आज कहा जाता है कि पुट्टा खानदान में खराब निकल गया, पुट्टा पिका ना पिका निकल गया, पुट्टा आउट हो गया। मगर जब मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मैं बाप हूं, अगर तुम बेटे को कुछ कहेंगे तो मुझे कहे जैसा होगा। अब मैंने क्या कहना, पुट्टे को कहने का या पुट्टे के बाप को कहने का। अजीज़ान गिरामी, आप एमएलए बनते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हारते हैं क्या तिलमिला जाते हैं। 2019 में इम्तियाज जलील, तू जो एमएलए बना था ना, रफ़ा कादरी की मेहनत की, प्रकाश अंबेडकर जिनके तुफैल में तू वाहिद एमपी इस हल्के से चुनकर आया था, माहिदा का रफ़ा कादरी था। क्या मस्ती, क्या तकब्बुर, सुबह में आमदार, शाम में खासदार। अबे समझ के रहा था तूने बात। ये गरीब मुसलमान, ये बुजुर्ग, ये मसाजिद के आइम्मा, ये मौजूदीन, हमारी माँ बहनों की दुआएं थी, और साथ में हमने सोशल इंजीनियरिंग की। हमने क्या सोशल इंजीनियरिंग की थी? मैंने की थी। मैंने प्रकाश अंबेडकर के 15% वोटों को
15% वोटों को मुसलमानों के 22% वोट से जोड़ दिया था। तो दलित का वोट और मुसलमान का वोट मिलाकर 37% हो गया, इसलिए 4000 से चुन के आया था। ये समझ रहा था इसकी सूरत देख के वोट मिल गए, इसके गौगा लगाने पे वोट मिल गए, गलत बात है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपनी ताकत पर चुनकर आ सकते हैं तो कॉर्पोरेशन के वार्डों में आ सकते हैं, जन असेंबली के हलकों में आ सकते हैं, मगर पार्लियामेंट पे बहुत मुश्किल है। लक्षद्वीप है 100% मुसलमान, मगरबी बंगाल में मदनापुर बोल के है 100% मुसलमान, वायनाड है, कश्मीर के कुछ हल्के हैं, पर महाराष्ट्र में कोई भी पार्लियामेंट के हल्के में हाईएस्ट मुसलमान जो है साउथ नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 28%। अच्छा, जब ये एमपी चुन के आ गया ना, इसने जो पहला काम किया, वंचित बहुजन आघाड़ी जिसकी मदद से चुन के आया था, उसका इतिहास तोड़ दिया। और उसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये था कि कोई भी शख्स महाराष्ट्र में आमदार चुनकर ना आए। मालेगांव से मुस्लिम की आबादी 90% है, कोई भी चुन के आए तो मुसलमान चुन के आएंगे। जो फारूक शाह धुरिया से चुन के आए, वोटों की डिवीजन में चुन के आए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 के बाद, 2019 के पार्लियामेंट के इंतखाब के बाद अपने साथ रहती तो इंशाअल्लाह उस वक्त 15 से 20 एमएलए चुनकर अब मैं तो कहता हूं, अब बबांग तहत इस स्टेज से गफ्फार कादरी चुनकर भी आया होता और हुकूमत की कुंजी अपने पास रहती, मगर इम्तियाज यही चाहता है, वो देशाना चाहता है, उसके सिवा कोई शाना ना रहे। अब देखो ना, 2014 में वो असेंबली का इंतखाब सेंटर से लगा था। अभी 2014 में मेरे को भी 60,000 वोट मिले थे, 60,000 वोट उसको भी मिले थे। वहां डिवीजन दबा के हुआ, उन्हें 20,000 से चुन के आया। अपने पास डिवीजन नहीं हुआ, अपन 3,000 से हार गए। तो मैंने 2014 से 2019 तक ये कोशिश की कि अपन दलितों को जोड़ेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में आएंगे। जब ये इतिहास टूट गया तो आपको याद होगा कि इस असेंबली हल्के में हमने तकरीबन 200 वोटर्स रजिस्ट्रेशन के कैंप किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,46,000 मुस्लिम वोटर इस मशरकी हल्के असेंबली में है। बीज हमने बोना, पानी हमने देना, फसल आना और फल खाने के वास्ते इंडिया जरिए आ जाना, बाप की जागीर है उसके। बहरहाल मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं एक सियासी मैदान में काम करता हूं। कांग्रेस का टिकट भी देने की इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कोशिश की थी, मगर इन्होंने डराया कि हम नांदेड़ में चुनाव लड़ेंगे, हम वैजापुर में चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस की सीटें जाएंगे। अगर गफ्फार कादरी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, इनका बहुत पेट दुखता ना, इनका बाप है मैं।
मैंने कभी माफ नहीं किया। मुंह पे कहता हूं मैं कि ये भगवागिरी बंद करो। अंबादास दानवे को वोट देने के वास्ते जो लाखों रुपए तुमने खाए, ये जो पार्लियामेंट में 5 सीटें तुमने बेचे, उस्मानाबाद क्या आबादी है अपनी, क्या तंजीमी ढांचा है? एक कारपोरेटर तो भी है क्या तुम्हारे पास? पूना कोई तंजीमी ढांचा नहीं, एक कारपोरेटर नहीं, एक एमएलए नहीं। साउथ सेंट्रल बॉम्बे वहां भी कुछ नहीं, भिवंडी वहां भी कुछ नहीं, और फिर हर जगह पार्लियामेंट का उम्मीदवार दिया गया। किसके बोलने पे दिए भाई? कौन है तुम्हारा बाप भारतीय जनता पार्टी में? तुम किसकी दलाली कर रहे? तुम देवेंद्र फडणवीस के दलाल है, तुम देवेंद्र फडणवीस के गुलाम है। इस वास्ते पार्लियामेंट पे 5 जगहों पर उम्मीदवार दिए थे, और आज हमको बोलते। सच्चाई तो ये है कि इनके जो काम है ना, सब वसूली के काम है, और जहां वसूली है वही काम होता। मेरे भाइयों, रमजान के महीने में किराटपुरे में राम मंदिर के पास जो कुछ वाकयात पेश आए, वो वाकयात में कुछ शरपसंदों ने मसले मसाइल पैदा किए। हमारे 2 नौजवान बच्चे शहीद हुए। मुनीर का जो दरवाजा बंद कर रहा था, पुलिस की गोली लगने से मर गया। वो अस्कर नाम का बच्चा, उसका बेटा 22 साल का शहीद हो गया। क्या झकमगा इन्होंने? कहा सो गया था। अगर कोई बेगुनाह पुलिस की गोली से मरता है तो उसको तकरीबन 25 लाख का मुआवजा मिलता है, उसके कोई वारिस को नौकरी मिलती है। अबे तू तो खासदार था ना, किसके जूते उठा रहा था? और अस्कर बच्चा गली नंबर ये अल्तमश में रहता है, अनस मस्जिद के पास, उससे पूछो क्या केस बना है उसका। उसका केस ये बना है कि पत्थर लगने से जख्मी होकर मरा, जबकि वो आंसू गैस उसका गोला फटने से मरा। वो बेचारा अदालती जंग लड़ रहा है, और आज ना उसको पूछता ना इसको पहुंचता। सागर में दंगा हुआ, एक नौजवान बेटा हारिस 18 साल का 17 साल का नौजवान शहीद हो गया। ये खासदार का झकमागा था। बहरहाल मुझे ये भी कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां कहीं दंगा फसाद हुआ, खासदार ने कोई नुमाइंदगी नहीं की। बहरहाल जान दो, उसकी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहने के लिए आपके सामने आया है कि ये आमदार की जो पोस्ट है, आमदार का जो रुतबा है, उसका जो हैसियत है, वो शानपना करने के वास्ते नहीं है। वो इसके वास्ते नहीं है कि घर का दरवाजा बंद, सामने रास्ते पे अभी जो एमएन के कारपोरेटर है ना, वो बेचारे उसके दरवाजे के सामने खड़े रहते। गुलामगिरी, चपरासीगिरी, चमचागिरी, आगे 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 बहुत ही बेबसी का मामला है। तो इसके वास्ते नहीं, उसके दरवाजे खुले होना चाहिए। और वो पुलिस स्टेशन में जाकर जब कोई मसला उठे तो जाकर नुमाइंदगी करना चाहिए।
इम्तियाज जलील ने कभी नुमाइंदगी नहीं की। मैं ये कहने के आपके सामने आया हूं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। मैं अदालत के दरवाजों खटखटा सकता हूं आपके खातिर। मैं हुकूमत में नुमाइंदगी करूंगा। अजीजा ने गिरामी, समाजवादी पार्टी से एमएलए बनने की जो ख्वाहिश है, जिसके लिए आपके सामने वोटों की भीख मांग गए हैं, कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं। मैंने करीब अबू आसिम साहब के स्टेज से ऐड किया था कि एक एमएलए को तनख्वाह मिलती है 2,60,000, एक साल के होते हैं 32 लाख रुपये, 5 साल के होते हैं 1,60,00,000। मुझे मेरी तनख्वाह नहीं चाहिए। वो तनख्वाह का एक ट्रस्ट बनाकर वो फंड गरीबों की जरूरत के लिए काम लगाया जाए। मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे फख्र है। मगर मेरा अटैचमेंट उलमाए कलाम से है, मसाजिद के अइम्मा से है, मौजनीन से है। मैंने अबू आसिम आजिज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर करने लगाया कि अगर महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनती है तो इमामों को कम से कम 18,000 तनख्वाह मिलना चाहिए, मौजम को 14,000 तनख्वाह मिलना चाहिए और हर साल उनकी तनख्वाह में 5% का इजाफा होना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान की चंद रियासतों में, हरियाणा में है, कर्नाटका में है, क्यों नहीं हो सकता? काफी जायदाद जो करोड़ों की है, जो मिल्लत के नौजवानों के मुस्तकबिल को बनाने के काम आ सकती है, उनकी हिफाजत चाहिए। ये पाखंडी क्या करेगा जो खुद औकाफ की जमीन पर बैठा है? वक्फ बोर्ड से सालाना 500 रुपये किराए पे लिया हुआ है, यानी एक दिन का किराया उसका 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे कुछ तो भी आता है। 25-30 साल से ताबे में लेकर बैठा हुआ है। जो औकाफी जमीनों पे कब्जा करके बैठा, और भी बहुत सारी जमीनों के मामलात है, वो क्या खिदमत करेगा? समाजवादी पार्टी चाहती है कि औकाफी जायदाद के मामले में इसका फायदा मिल्लत के यतीमों को, मिल्लत के बेवाओं को, मिल्लत के नौजवानों को और उलमाए कलाम, बिलखुसूस अइम्माए मसाजिद और मौजनीन दीनी मदारिस के टीचरों को होना चाहिए। तीसरी बात, हम ये भी चाहते हैं और हमारी डिमांड है कि जो कोई पैगंबर इस्लाम या दूसरी धार्मिक शख्सियत के खिलाफ एहानत आमद जुमला करे, उनकी शान पे गुस्ताखी करे, तो उस पर UAPA प्रिवेंशन ऑफ अंत, वो ऐसा कानून है जो जमानत नहीं मिलती, UAPA एक्ट। हमारा मानना यह है जब तक कानून नहीं बनेगा तो आदमी गिरफ्तार कैसा होगा? जब तक कानून नहीं बनेगा उसको सजा कैसे मिलेगी? तो जिस रामगिरी महाराज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी,
उस पे UAPA का कानून लगाया जाए। आज उमर खालिद से जो केस है ना, दिल्ली में उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है। क्यों बंद है? UAPA का कानून लगा हुआ है। उसका जो वांग फॉर्म है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी एक्टिविटीज को रोकना। बहरहाल एक और बात है, क़ियादत इसलिए होना चाहिए कि हम पूरी बस्ती में बसने वालों को फिला देहात मजहब मिलत तालीम का मैदान में मदद कर सके। आज गवर्नमेंट के स्कूल है, म्युनिसिपालिटी के स्कूल है, जहां कोई सरपरस्त अपने बच्चों को शरीक करना नहीं चाहता। मैं आपसे वादा करने आया हूं, इंशाअल्लाह ताला म्युनिसिपालिटी का स्कूल हो कि जिला परिषद का स्कूल हो, उसका मेयार को इतना ऊंचा किया जाएगा कि आपको मोटी डोनेशन रकम देने की, मोटी फीस भरने की जरूरत नहीं आएगी। तो तालीम के मैदान पे काम करना है। इन्होंने क्या झक बनाया, मैं वो कहने वाला नहीं। इन्होंने क्या झूठे वादे के, वो बात कहने वाला नहीं। दूसरा मामला है अस्पताल का। अस्पताल के मामले में अवाम को सेहत के मामले में मदद होना चाहिए। आज भी घाटी का वही हाल है और प्राइवेट दवाखानों का भी वही हाल है, उठने घुटाने का। एक माफिया बन गया। अभी समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। इस हल्के में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ढीला कैंडिडेट दिया, ऐसा कमजोर कैंडिडेट दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्यों ढीला कैंडिडेट दिया, मुझे समझ में नहीं आया। दरदा ने 21,000 रुपये जमानत जब्त हो गई थी, ये पट्टा 2,000 भी वोट नहीं दे सकता। खैर, महाविकास आघाड़ी का यहां पर फ्रेंडली फाइट है, मगर उसके एजेंडे में है कि हर सिटीजन की 25 लाख का लाइफ, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा। समाजवादी पार्टी इस सिलसिले में काम कर रही है। देखिए, तरक्की के लिए इख्तिदार की जरूरत होती है। इख्तिदार भी 1 या 2 एमएलए का नहीं, इख्तिदार जिसके पास सत्ता होगी, हुकूमत होगी। इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी की हुकूमत महाराष्ट्र में आएगी। समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। अबू आसिम साहब अभी आए थे, उनकी सभा हुई। वो सभा होने के बाद जितने मेडिकल स्टोर थे वहां से नींद की गोलियों का स्टॉक खत्म हो गया। किसी की नींद खत्म हो गई, चैन खत्म हो गया, किसी को पैखाने ज्यादा लग गए, किसी को उल्टियां हो गए, क्या क्या होगा मालूम नहीं। अभी 14 तारीख को हमारी बहन इकरा हसन आने वाली है। अब कितनों को अटैक आता, कितनों को दिल के दौरे पड़ते, मुझे नहीं मालूम, और कितनों की चड्डी खराब होती, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इकरा हसन इसी रूट से जाएगी। हमने उनका रोड शो रखा। उसकी वजह यह है, आपकी बस्ती, बाईजीपुरा, संजय नगर, इंदिरा नगर, ये उन मुसलमान गरीब मुसलमानों की बस्ती है जो कौम और मिल्लत के नाम पे कुर्बान होने वाले हैं। यहाँ के मसाजिद
यहाँ की मेहनत का सवाब, उनकी दीन से मोहब्बत है। तो मैंने तय किया कि इकरा हसन उनका जो रोड शो है ये स्टार होटल से निकलकर आगे जाएगा गंजे शहीदा तक। मैं बात कर रहा था महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट की, वो इसलिए कह रहा था कि मुसलमानों का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का। तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी के पाठिंबा देते वक्त समाजवादी पार्टी और ये आपका भाई उसका कायद अबू आसिम आजमी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद ही पाठिंबा देंगे। अजीज़ान गिरामी, इन मकासद के तहत हम मार्केट में आए हैं। हम ये भी अज़म करके आए हैं कि आपकी ताईद से, आपकी मदद से और दूसरे समाजों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये अतुल सावे को मैंने सावे ने सावे अतुल सावे को खबर में पहुंचाएंगे। उसको जो 10 साल से आमदनी में भेदभाव कर रहा, 10 साल से बहुत आगे से इसके गुमगा, ये नथुराम गोडसे की औलाद को कैफा किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारी जीत भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त सावरकर की आइडियोलॉजी, नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी की शिकस्त होगी। अजीज़ान गिरामी, आज आपको ये तय करना है कि आप गांधी के रास्ते पर चलेंगे, नेहरू के रास्ते पर चलेंगे, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्ते पर चलेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट देने के बाद आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को महफूज करेंगे। और आपका अगर गलती होती है, अगर आपसे कुछ गलती होती है, तो यकीनन गुरु गोलवालकर, मोहन भागवत, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की तारीफ होगी। तो अब आपका एक एक वोट कीमती है। आपका वोट इज्तिमाइयत के साथ समाजवादी पार्टी के हक में मेरे पड़ेगा तो हम कामयाब होंगे। और मैं इत्तेहाद से इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूं। इत्तेहाद जो दूसरी पार्टियां बोलती है ना, जो उनको माना वो मुसलमान, जो उनको नहीं माना मुनाफिक। और हाइट तो ये हो गई कि बेचारा नसीम सिद्दीकी को हमारे विपरीत बना दिया उन्होंने। अब इसके बाप को कुछ अथॉरिटी दिया सर्टिफिकेट देने की, भाई मेरा हिसाब मेरा अगप रहेगा, मैं मेरे खुदा के पास जवाब दे हूं। सियासी दुश्मनी में इतने बोखलाहट पे आ गए कि नसीम सिद्दीकी इब्लीस हो गए और दूसरे जो इनसे इख्तिलाफ करते हैं मुनाफिक हो गए। आज औरंगाबाद टाइम्स में बहुत अच्छा आर्टिकल आया, बुतों से हुए नाराज, यानी इनके पास जो ढकोसले थे तो इनको खुदा याद आया। खैर, मैं ये कहने के लिए खड़ा हूं, इंशाअल्लाह ताला ये सीट अपन जीतेंगे। आपकी तारीफ की जरूरत है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि मशरक़ी हल्के का हर बुजुर्ग, हर नौजवान, मेरी मां बहनें ये जानती है कि गफ्फार कादरी की 10 साल की खिदमत को
पार्टी ने खामोश किया और उसके लिए मेरे साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी है। मशरक़ी हल्के की आवाम जानती है कि बीजेपी को टक्कर देने की ताकत अगर किसके पास है तो समाजवादी के उम्मीदवार के पास है। और समाजवादी का उम्मीदवार गफ्फार कादरी अब्दुल साहब को धूप चटाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपको बताऊं कि आओ कि मैं आपके बीच में रहता हूं। मुझे मेरे बच्चे को लंदन तालीम भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे दलाली और एजेंटी करने की जरूरत नहीं है। औकाफ के धरना सेठों से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मैं पाखंडी कार्य नहीं करने वाला। आपको मेरा गिरबान पकड़ने का हक है। मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं आपके बीच में था, आपके बीच में हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहूंगा। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। मैं आपको बालकनी में से हाथ नहीं बताऊंगा। मैं नीचे आके आपसे मुसाफा करूंगा। अब बाकी नंगे चाहे जेब बंद है वो बात नहीं करता मैं, सब जानते। बगैर जान दीजिए, हम सबको मुस्तैद होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है। अभी मैं मनोज जरोंगे पार्टी से कांटेक्ट में हूं। मराठा समाज के इंशाअल्लाह ताला अपने को तारीफ मिलेगी। इस शहर के उलमाए किराम भी बड़े दुखी हैं, क्यों तो उन्होंने जो तस्वुर कायम किया था मजलिस के कायदीन के बारे में, उनको समझ में आया कि कपड़े पहनने से, चिकनी चोपड़ी बातें करने से आदमी की अंदर की हकीकत नहीं मालूम होती। उन्होंने खुद उनसे मुलाकात करके आई है, उनकी गुजात भी आपके सामने आएगी। बहरहाल आज वक्त आ गया है कि हमको इज्तिमाइयत के साथ, अपने इत्तेफाक के साथ, हमारे इस मशरक़ी हल्के से, जहां पर कुछ दलित भाई भी हमारी तारीफ कर रहे हैं, मराठा समाज भी तारीफ कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला अपनी फतह यकीनी है, अब्दुल साहब की शिकस्त होने वाली है। आपने देखा होगा किराटपुरा स्टाफ का जलसा, आपने गंजे शहीदा का भी जलसा देखा होगा। किसकी कितनी ताकत है, कौन कितने पासंग में है, आपके समझ में आ गया होगा। एक और बात जो छोटी सी है, अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा, मतीन पटेल नाम का शख्स दारेगांव में रहता है। उसकी तारीख और ज्योग्राफी से मैं वाकिफ हूं। इम्तियाजी की क्या क्या होता है मुझे नहीं मालूम। ड्यूटी उठाने का काम तो करता है। उसकी स्कॉर्पियो कार है, उसकी कार में एक आदमी पैसों का लेन देन कर रहा है। उसकी कमेंट्री दी जा रही है कि गफ्फार कादरी पैसे बांट रहा है। मैंने उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन झिंसी में की है, निमोनुक ऑफिसर के पास की है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास की है और सेंटर के पास भी की है। साइबर में भी क्लेम दाखिल किया। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, पाखंडियों, इस किस्म की हरामजदगी मत करो। अपने पापों को दूसरों के माथे मत लगाओ। हम तेरी उंगली से घी निकालना भी जानते हैं और कुचलना भी जानते हैं। दम है, आओ स्टेज पे बात करो। दम है,
और जनता में बात करो। दम है तो पब्लिक में स्टेज सजाओ, बैठो, हमारे फोन कॉल चेक करो, तुम्हारे फोन कॉल चेक करो। बीजेपी के नेताओं से तुमने कितने वक्त बात किए, बीजेपी की क्या हिमायत की है? अरे हम न बिकते, न झुकते, न डरते। डरते हैं सिर्फ अल्लाह से, बिकते हैं मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के बीच में। इनके दुख के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वास्ते नहीं झुकूंगा। मेरे बुजुर्ग के सामने, मेरी मां के सामने और मेरे अल्लाह के सामने। बहरहाल इस किस्म की भूखराट में गलत व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर वीडियो डालकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इससे उठा रहिए, बहकावे मत आइए। इनका बुत टूट गया, इनकी हकीकत समझ में आ गई, इनकी हैसियत समझ में आ गई, इनकी औकात समझ में आ गई। अब ये कहीं के नहीं, न घर के न घाट के, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता। बहरहाल हमको अपनी पूरी तवानाई और कोशिशों को इस जानिब लगाना है कि किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी उसके उम्मीदवार अतुल साहब को टिकट दे सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को इंतखाबात है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने और अपने तमाम अफराद खानदान का वोट इस निशानी साइकिल, उस पर बटन दबाइए। ईवीएम मशीन पर साइकिल का निशान 5वें नंबर पर है। यही गुजारिश करने, यही अपील करने मैं आपके बीच आया था, आया हूं, आता रहूंगा। अब मैं बिना ताखीर उन साहब को माइक देता हूं जिनकी तकरीर सुनने का मैं खुद बेचैन हूं। मेरे दोस्त नसीम सिद्दीकी साहब जो दिल्ली से सफर करके आए हैं, दिल्ली के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको भी बहुत काम बताया उन्होंने। ये पट्टे को भी बहुत वापरे और वापर के काम बता दिए। तो मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब आपको मुखातिब करेंगे।